हेलो मित्रों, मैं निखिलेश विश्वकर्मा आप सभी को आरजे एकेडमी में स्वागत करते हैं। मित्रों, हम आपके लेके आए हैं पॉलिटेक्निक। जो आप जानते भी हैं कि पॉलिटेक्निक जो करता है वो बनता है जूनियर इंजीनियर। तो मैं इससे पहले पॉलिटेक्निक से संबंधित जितना भी जानकारियां था मैं आपको बता चुका हूं। मैं आपको सिलेबस क्या होगा, हम क्या पढ़ेंगे, तो हमारा शानदार कंटेंट तैयार होगा और हम आसानी से अपने सिलेबस को पूरा कर सकेंगे और हम उस एंट्रेंस एग्जाम को निकाल सकेंगे। मित्रों, पॉलिटेक्निक के बारे में हम आपको पूरा बता चुका हूं। अब सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी जानेंगे, आप पॉलिटेक्निक में क्या क्या पढ़ना होता है। अच्छा, पॉलिटेक्निक से संबंधित जानकारी मैं जो बताया हूं, अगर जिनको थोड़ा सा उससे आवेदन से संबंधित जो जानकारी लेना होगा वो जाके वो पीछे हमारा एक वीडियो है, जाके उसको देख सकते हैं आप। तो अब आप पॉलिटेक्निक के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आप जान लेंगे। पॉलिटेक्निक जो करता है वो 3 वर्षीय कोर्स होता है। आप आसानी से 10वीं पास करने के बाद भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक जो करता है वो बनता है जूनियर इंजीनियर, मतलब जेई वगैरह आप बनना चाहते हो रेलवे में, तो आप आसानी से जिसको फॉर्म भर के आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल के कर सकते हैं। लेकिन इसको पॉलिटेक्निक करने के लिए 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं पास होने के बाद जो 10वीं में अभी अपेयरिंग होगा, जो अभी इस साल 10वीं का पेपर दिया है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। आप जब पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उस एंट्रेंस एग्जाम में 400 का पूर्णांक होता है। मित्रों, 400 का पूर्णांक होता है। कम से कम आपको 250 लगभग 300 नंबर पाने होते हैं। 350 250-300 के नंबर आप ऊपर पाएंगे तब जाके आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, राजकीय पॉलिटेक्निक मिलता है। मित्रों, राजकीय पॉलिटेक्निक जब आएंगे आप तो आपको मामूली खर्च में 10-11-10-12 हज़ार के अंदर ही आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है। अगर आप अच्छा नंबर पाते हैं तो 10,000 बहुत बड़ी खर्च नहीं, आपको जाके वहाँ हॉस्टल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है। आप जाके वहाँ रहेंगे, आपको सब कुछ वहाँ पढ़ने का, रहने खाने पीने का सारा कुछ व्यवस्था मिलता है। आप रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, 3 साल पढ़ेंगे। 3 साल जब पढ़ के निकलेंगे तो आप हो जाते हैं जूनियर इंजीनियर। आप चाहे तो रेलवे में ट्राई कीजिए, अगर आप बहुत इच्छुक है जाके प्राइवेट किसी कंपनी में भी आप जाके प्रयास कर सकते हैं, आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है। ये मिडिल फैमिली वालों के लिए है मित्रों, जो बहुत मतलब जिसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मिडिल फैमिली वालों के लिए आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका सिलेबस जान लेते हैं। पॉलिटेक्निक में आपको पढ़ना क्या होता है। अगर आप 10वीं का इस साल पेपर दिए तो आपके लिए और बेहतर, आपकी तैयारियां हो चुकी हैं। इसमें हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान भी पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान और गणित भी पढ़ते हैं। इसमें हम यही बस 3 ही विषय से आपसे उस एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। मित्रों, तो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरा सिलेबस प्रयास करेंगे कि पूरा सिलेबस आपको हम पढ़ाएं। 1-1 2-2 क्लासेज आपको पढ़ता रहेगा। आप रेगुलर बस हमारे क्लास से जुड़ जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य मित्रों के पास भी हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे न जानते हो इसके बारे में वो भी इस सिलेबस को जानें और भी इस परीक्षा में बैठने का प्रयास करें। इसका पेपर जो है लगभग अभी मान के चलिए आपके पास 1 महीने का समय है, 1.5 महीने का, तो आप चाहे तो आसानी से इसको पढ़ के पास हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपको इसमें अच्छा कंटेंट दिया जाए ताकि आप आसानी से पास कर सकें। ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे हम। आपको आज थोड़ा सा एक नमूना पढ़ाने जा रहे हैं जो रसायन विज्ञान का है। अच्छा, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, याद रखना। मैं जो आपको कंटेंट देने वाला हूं उसी से आएगा। बहुत ज़्यादा भौकाल नहीं पढ़ा जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ उसी से संबंधित आप जानकारी पढ़ेंगे। उसमें 100 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। मित्रों,
100 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, आपको लगभग 300 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, लगभग आपको 70 नंबर अगर सही है, 70 से 75 नंबर, तो आप 70 क्वेश्चन सही है तो आप आसानी से, हो सकता है आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो अगर नहीं गए तो भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं, कुछ अधिक पैसे लगते हैं लेकिन करा देते हैं सब, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा कुछ हम थोड़ा सा और उसका नमूना लेते हैं, जैसे प्रश्न कैसे पूछेगा एक दो जान लीजिए। जैसे एक प्रश्न आ गया कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, 1, दूसरा, 3 और 4। पहला मान लिया आ गया आपका वोल्ट, उसके बाद आ गया ओम, उसके बाद आ गया एम्पियर, उसके बाद आ गया आपका न्यूटन। तो जो ऑप्शन सही रहता है उस पर हम क्या करते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन शीट अलग रहेगा, एक OMR शीट होता है, आंसर शीट, इसमें देख के और उसके सामने होगा पहले का आपका आंसर है क्या, एम्पियर। तो पहले का जो है उसके सामने ऐसे 3 ठो गोला रहेगा, इधर रहेगा A B C और D। सपोज तीसरा है तो C को ऐसे हम क्या कर देते हैं, ऐसे बॉल, ब्लैक बॉल पेन से ऐसे इसको पूरी तरह से घेर देते हैं मित्रों। ऐसे ही पॉलिटेक्निक का होता है। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं भी एक बार आज की पॉलिटेक्निक निकाल चुका हूं लेकिन मैं नहीं किया। ठीक है, उस समय दूसरा भूत सवार था, जो आपको पढ़ने वाला है आप इस पे ध्यान देंगे। तो हमारा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसी प्रकार प्रश्न, एक आध दो प्रश्न और मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आगे आपका कि, चलिए हम थोड़ा सा चलते हैं आगे, इस पे हम पढ़ते हैं, एक कह लेते हैं हम पढ़ते हम परमाणु क्या होता है। परमाणु, परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक। क्या बोलते हैं, एटॉमिक बोलते हैं। तो हम परमाणु क्या होता है, इसे संबंधित कुछ जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम और उदासीन कण होता है। परमाणु क्या होता है, परमाणु जो है वो एक सबसे सूक्ष्मतम और उदासीन कण होता है। परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अच्छा, परमाणु के बारे में थोड़ा सा और डीपली जानते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया, इतना बड़ा, उस मिट्टी के टुकड़ों को आपने 2 टुकड़ों में तोड़ा, इतना बड़ा हुआ, फिर 2 टुकड़ा में हमने तोड़ा तो इतना बड़ा हुआ, फिर टुकड़ा तोड़ा तो ऐसे हमने इतना हुआ, फिर 2 टुकड़ों में इतना हुआ। ऐसे क्या करते हैं, तोड़ते तोड़ते एक समय ऐसा आता है, उसे मैं सपोज कि हमने उसको क्या किया, उसे हमने पीस दिया, और महीन हुआ, और पीसेंगे और महीन होगा, जितना ही पीसेंगे उतना ही महीन होता जाएगा मिट्टी का टुकड़ा। लेकिन एक ऐसी अवस्था आएगी जो उसके बाद वो न टूटेगा न फूटेगा, जो लास्ट उसका स्टेज बच जाता है, उसी को बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। तो परमाणु एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण है, और उदासीन भी कण है जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। याद रखिएगा, परमाणु जो है वो क्या है, एक सबसे सूक्ष्मतम, अविभाज्य और उदासीन कण है। परमाणु के बारे में पूछ सकता है, परमाणु क्या है, तो परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है, अविभाज्य कण है, उदासीन भी कण है, इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। नग्न आंखों से कहने का मतलब, इसे हम अपने ऐसे ही आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है, तब जाके हम उसको आसानी से देखेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, परमाणु जो है आपका ऐसे कुछ इस प्रकार होते हैं। ये हमारा परमाणु क्या है, परमाणु है। जो परमाणु होते हैं उसमें बीच में कक्ष होते हैं, क्या कहते हैं, कक्ष, ऐसे कक्ष होते हैं। परमाणु की जो सबसे अंतिम कक्ष होता है
इसे हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। परमाणु के सबसे जो मध्य में कौन सा क्या उपस्थित होता है? तो होता है नाभिक में, नाभिक होता है। और नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के अगर परीक्षा पूछ दिया कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, तो आप कहेंगे परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसमें हमको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बहुत आप डीपली जाएंगे तो उसी में आप फंसे रह जाएंगे और आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे मित्रों। तो ये परमाणु है। परमाणु क्या है? तो परमाणु एक अविभाज्य और सूक्ष्मतम और उदासीन कण है। तो परमाणु को हमने स्ट्रक्चर बना दिया है एक। अब परमाणु के बीच में कक्ष होते हैं, कक्ष ऐसे, प्रथम ये देख रहे हो कक्ष है, प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष, तृतीय, ऐसे कक्ष बढ़ता जाता है। तो परमाणु के सबसे जो बीच वाला भाग होता है उसे बोलते हैं नाभिक। और नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं मित्रों। अच्छा, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, बाहरी कक्ष में क्या होते हैं? तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, परमाणु के मध्य में हमारा नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। उसके बाहरी वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे बनाते जाइए, ऐसे 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं मित्रों, याद रखिएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं और इस कक्ष में घूमते रहते हैं। अपने स्वतंत्र अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के बाहर वाले कक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। उसको बांधा नहीं जा सकता, याद रखिएगा। हमको बहुत ज्यादा इस पर डीपली नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। इन तीनों का किसी ने खोज किया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का किसी ने खोज किया होगा। अब आप बताइए, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? प्रोटॉन का खोज किसने किया है? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? तो अब जानिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे टॉमसन ने, टॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? तो चैडविक ने। चैडविक ने इसका खोज किया है। इसका एक फार्मूला है, अगर आप चाहें तो उस फार्मूले की सहायता से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। वो आपका फार्मूला है ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। अब इसी फार्मूला की सहायता से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है आप आसानी से जान जाएंगे। ईटा पर नाचे, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर होता है टॉमसन। ईटा पर ईटा, इलेक्ट्रॉन, ई फॉर टी फॉर टॉमसन। इलेक्ट्रॉन खोज टॉमसन ने। पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, पर प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था। नाचे, नो होता है न्यूट्रॉन। चौथा का होता है चैडविक। एक नंबर में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, या प्रोटॉन का खोज किसने किया था, या न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो आप चाहें तो आसानी से इस फार्मूले की सहायता से आप जान जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का टॉमसन ने किया था। पी फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था। एन फॉर न्यूट्रॉन मतलब चैडविक ने किया था। तो अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। अब बाहरी कक्ष में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उसमें घूमते रहते हैं। तो उसको बहुत ज्यादा हमको डीपली नहीं पढ़ना है। आप डीपली पढ़ेंगे तो आप इसी में डूबे रह जाएंगे मित्रों। तो आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऋण आवेश से, ठीक है। इसके द्रव्यमानों को जान लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान कितने होते हैं,
इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान कितने होते हैं जान लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। ई फॉर इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, पी फॉर प्रोटॉन और एन फॉर न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान होते हैं 9.31 गुणे 10 के घाटे माइनस के 31। कितना होता है? 9.31 गुणे 10 के घाते माइनस के 31 kg। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका होता है 9.31 गुणे 10 के घाते माइनस के 31। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.673 1.673 को 10 के घाते माइनस के 27 kg। कितना होता है मित्रों? आपका होता है प्रोटॉन का 1.673 गुणे 10 के घाते माइनस के 27 kg। अच्छा, न्यूट्रॉन का कितना होता है? तो 1.6733 गुणे 10 के घाते आपका माइनस के 27 इसका भी होता है kg। ये इनके द्रव्यमान भी है मित्रों। आपको बहुत ज्यादा आप सोच रहे होंगे कि सर बाहर से पढ़ा रहे हैं। मैं आपको जो पढ़ा दे रहा हूं उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। आपको मैं, क्योंकि मैं ये नोट्स जो बनाया हूं अपने पास से बनाया हूं, आपको सिर्फ इसी से संबंधित ही जानकारी आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाहर आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है मित्रों। ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश। ऋणावेश, आवेश इसके ऋण होते हैं। प्रोटॉन के इसके धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन के ये उदासीन होता है। याद रखिएगा मित्रों, ये उदासीन होता है। कौन? आपका जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.31 गुणे 10 के घात माइनस के 31 किलोग्राम। प्रोटॉन का होता है 1.673 गुणे 10 के घात माइनस के 27 किलोग्राम और न्यूट्रॉन का होता है 1.6733 गुणे 10 के घात माइनस के 27 किलोग्राम। इतने के बहुत मामूली सा द्रव्यमान इनका होता है, भार। अच्छा, इनके आवेश क्या क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन के आवेश आपके धनात्मक होते हैं और न्यूट्रॉन के जो आवेश होते हैं वो उदासीन, इनका कोई आवेश नहीं होता। याद रखिएगा मित्रों, इतना चीज आपको अगर जानकारी पता है तो आप कुछ जानकारी आप रख रहे हैं मित्रों, जान जाइएगा। आवेश क्या होता है? तो आवेश एक मूल कण होते हैं जो स्वाभाविक गुण है, इनके कारण इनकी जो बीच की जो होते हैं वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। आवेश का मतलब होता है कि एक दूसरे के कब खींचेंगे और कब एक दूसरे को बाहर ढकेलेंगे। याद रखिएगा, जब आवेश जो है एक दूसरे को खींचते हैं अपने तरफ, ऐसे ये भी आवेश है, ये आवेश है, कण है। जब एक दूसरे को खींचते हैं तो इसको बोलते हैं आकर्षण। क्या बोलते हैं? आकर्षण। आप देखते हो कलम को ऐसे रगड़ के एक छोटे से पेपर में डालते हैं तो लगता है एक दूसरे के सटने लगता है, तो उसको बोलते हैं आकर्षण। और जब क्या होता है, एक दूसरे को बाहर हटता है पीछे की तरफ, ऐसे दूसरे को ढकेलता है, उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण। आप देखते होंगे चुंबक ले लीजिए और किसी लोहे के पास है तो वो खींचता है, उसको बोलते हैं आकर्षण। और जब एक दूसरे को बाहर ढकेलता है तो उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। और जब न ढकेले और न खींचे वो होता है उदासीन। न इनके पास न कोई भी आवेश नहीं है, न ऋण आवेश है और न धन आवेश है मित्रों। ठीक है, तो हम आपको इसी प्रकार प्रतिदिन, आज थोड़ा सा वीडियो छोटा होगा, अगला वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिए और अपने अन्य मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आप नोट्स जरूर बनाते चलिएगा ताकि एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपको फिर से दोबारा वीडियो न देखना पड़े। आप नोट्स उठाएंगे और लिखना शुरू करते जाएंगे मित्रों। ठीक है, आप परिभाषा भी लिखते चले, अपने हिसाब से जब नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छा मजबूती मिलेगी मित्रों।
मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ाता रहूँगा, प्रतिदिन आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो मैंने नोट्स बना के रखा है उसी से आपको मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपका शानदार कंटेंट तैयार हो सके मित्रों। ठीक है, धन्यवाद।